इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स, आप अगर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में अगर किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब भी आप हमारे क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। देखिए, हम पहला लेसन देख रहे हैं विलयन। यूपी बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में सबसे पहला लेसन है विलयन। तो विलयन में पिछले लेक्चर्स में हमने राउल्ट का नियम और अणुभार में संबंध क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। इस लेक्चर्स में हम जो है क्वथनांक और क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए और अपनी तैयारी जो है शुरुआत कर दीजिए। देखिए, नोट्स बना के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे इधर से देखोगे उधर से निकल जाएगा, तो इस तरीके से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी चीज पढ़िए तो उसको आप नोट्स बना करके बाकायदा पढ़िए। इससे दो फायदा होता है, एक तो लिखने का भी अभ्यास हो जाता है और दूसरा जो है आपको तैयार भी हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वथनांक क्या होते हैं। देखिए, अगर हम क्वथनांक की बात करें तो देखिए, ये हम विलयन पढ़ रहे हैं तो विलयन में विलयन का क्वथनांक अलग होता है और हर एक द्रव का अलग अलग अपना अपना क्वथनांक होता है। हर एक द्रव का एक निश्चित ताप होता है, एक निश्चित क्वथनांक होता है। अब ये क्वथनांक होते क्या है, देखिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है, तो हर एक द्रव का अपना एक निश्चित ताप होता है। ठीक है, तो क्वथनांक जो है वह निश्चित ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प यानी जो द्रव है, जिस द्रव की बात कर रहे हो उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। और जब एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, ये लगभग जो है 76 सेमी होता है। क्वथनांक जो है किसी द्रव का वह ताप होता है, निश्चित ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के या 76 सेमी के बराबर हो जाता है, तो वह जो है उसका जो है क्वथनांक कहलाता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका विलयन है या सपोज करिए जल है, जल भरा है। अब इसको आप नीचे से जब आप हीट करोगे, जब आप नीचे से गर्म करोगे तो इसमें होगा क्या, ये पूरे द्रव का ताप जो है, अब जैसे मान लीजिए जल है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, तो धीरे धीरे इसका ताप जो है बढ़ता जाएगा और ये जो है जब 100 डिग्री सेल्सियस इसका ताप हो जाएगा तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब और ये वायुमंडलीय वाष्प दाब दोनों वाष्प दाब क्या है, बराबर हो जाएंगे। यानी जल का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो ये जल जो है वाष्प बन करके धीरे धीरे जो है उड़ना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले जो है यानी ये जो उबलने की प्रोसेस है, यानी वाष्प दाब दोनों का बराबर नहीं रहता है। तो कहने मतलब क्वथनांक जो है हर एक द्रव का वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप जो है उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वथनांक जो होता है अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग उसका टेम्परेचर होता है कि ये जो कोई 50 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, कोई 120 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, कोई 130 डिग्री सेल्सियस पे, कोई 500 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा। यानी हर एक द्रव का या जो भी द्रव है या जो भी मिश्रण है सबका अपना एक निश्चित ताप होता है। यानी एक ही ताप पर सबका वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, सब अपने अपने हर एक द्रव जो है अपने अपने ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। तो क्वथनांक जो है ये हर किसी द्रव का वह निश्चित ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वह जो है उसका क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक समझ में आ गया होगा कि वायुमंडलीय दाब के जो है बराबर कर देता है जिस ताप पर, वही उसका क्वथनांक होता है। यानी जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वही उसका क्वथनांक होता है। क्वथनांक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। अगर हम बात क्वथनांक उन्नयन की करें, देखिए क्वथनांक उन्नयन, पहले हेडिंग समझ लीजिए, कह रहा है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक आप जान रहे हैं कि क्वथनांक जो है हर एक द्रव का एक निश्चित ताप होता है जिस पर जो है विलयन वायुमंडलीय दाब के, यानी विलयन का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है जिस ताप पर, वो उसका क्वथनांक होता है। अब उन्नयन कह रहा है, उन्नयन का मतलब हुआ
कि उसका ताप जो है कुछ बढ़ जा रहा है, यानी ताप जो है हमारा बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कोई निश्चित ताप पर जो शुद्ध विलायक होता है, विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है। अब मान लीजिए निश्चित ताप पर आप विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, ये आपका विलायक है, शुद्ध विलायक है, यानी शुद्ध विलायक में देखो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो निश्चित होता है। इतनी बात समझ में आई? यानी हर एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है। अब इसमें कोई विलय डाल दो। अब इसमें हम क्या डाल दिए? कोई विलय ऐड कर दिए। जब विलय आप ऐड करेंगे तो हमारा ये विलयन तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन। और जो विलयन बन जाएगा तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, यानी विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। वाष्प दाब जो है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है बराबर हो रहा है, लेकिन आपने उसमें क्या किया? कुछ अवाष्पशील पदार्थ डाल के विलयन बना दिया, यानी विलय डाल दिया तो विलयन बन गया। अब विलयन जब बन गया तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है। और जब वाष्प दाब घट जाता है तो जो यानी अगर हम पानी को गर्म करने में 100 डिग्री सेल्सियस लगा रहे थे, अब उसी पानी को गर्म करने जब वाष्प दाब घट गया तो वाष्प दाब जब बराबर करने में हमें ज्यादा उष्मा देने की आवश्यकता पड़ेगी। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल रहा था, हमने कोई चीज डाल के विलयन बना दिया, वाष्प दाब घट गया, तो वाष्प दाब घट गया तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो जब ज्यादा उष्मा दोगे तब वाष्प दाब बराबर करेगा, और जब ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा तो वाष्प दाब हमारा बराबर होगा। तो अब जैसे 100 था, 100 से ज्यादा हमने कुछ उष्मा दिया तो दोनों में कुछ अंतर आया, यानी जो विलयन बना उसका वाष्प दाब बराबर करने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, यानी उसका टेम्परेचर अधिक लगा, और जो विलायक था उसका टेम्परेचर कम था। तो दोनों का जो अंतर होता है वही जो है क्वथनांक उन्नयन कहलाता। क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक में अंतर जो हुआ, दोनों के क्वथनांक में अंतर हुआ, विलयन का क्वथनांक अलग हुआ और विलायक का क्वथनांक अलग हुआ, तो दोनों का यही अंतर जो है क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। यानी जो बढ़ा हुआ ताप है वही उन्नयन पे आया। समझ में? अब बढ़ा ताप क्यों? क्योंकि जब आपने घोल दिया, जब आप विलयन बना दिए तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब पहले की अपेक्षा विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, और जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको बराबर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलने पर विलायक का वाष्प दाब उस तापक्रम पर कम हो जाता है। यानी जो विलायक पहले से होता है उसका जो तापक्रम होता है, जब आप अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं तो उस विलायक का उस तापक्रम पर वाष्प दाब घट जाता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय बढ़ाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक उष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा। अरे एक वायुमंडलीय दाब बराबर करने के लिए हमें विलायक की अपेक्षा उस विलयन में और ज्यादा उष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। अतः विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में सदैव अधिक हो जाता है। यानी जो विलयन का क्वथनांक होता है, विलयन देखो दो बातें हैं, एक विलयन है एक विलायक है। तो विलायक का क्वथनांक में जो विलायक का क्वथनांक होता है वो तो शुद्ध होता ही है, अब उससे ज्यादा हमें विलयन में उष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में सदैव अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने जब विलायक में विलय डाल के विलयन बना दिया तो वाष्प दाब घट गया, और घट गया तो जाहिर सी बात है बराबर करने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन ही, अरे वाष्प दाब घटा ना, तो जो घटा वो अवनमन, और घटने को अवनमन कहा जाता है। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन ही विलयन के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अरे वाष्प दाब घटा तो क्वथनांक बढ़ा, वाष्प दाब में अवनमन ही विलयन के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अर्थात विलयन और विलायक, देखो ध्यान समझिएगा, एक तो विलयन है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, और दूसरा है विलायक, विलायक का क्वथनांक कम होगा। तो विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। यानी विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, माना विलायक का क्वथनांक जो है, देखो विलायक है तो इसको हम टीबी विलायक कह लेते हैं।
विलायक लिख देते हैं, ठीक। और विलयन का क्वथनांक, तो ये भी लगाया गया है, बॉलिंग पॉइंट के लिए है, ठीक। और ये विलयन है, विलयन। तो अब दोनों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन, तो हम देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन यानी कितना उन्नयन हुआ, इसको हम दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डेल्टा टीबी लिखेंगे। तो अब चूंकि बढ़ा किसका है, विलयन का बढ़ा है ना, बराबर टीबी विलयन माइनस टीबी विलायक। बात समझ में आई कि नहीं भाई? हम डेल्टा टीबी निकाल रहे हैं, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जब निकालेंगे तो विलयन वाला हमें ज्यादा क्वथनांक मिलेगा। तो टीबी, डेल्टा टीबी विलयन का पहले लिखेंगे और माइनस विलायक का बाद में। तो दोनों का जो अंतर निकल के आएगा वो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, यह आपका क्वथनांक उन्नयन हो गया। अब आपके एग्जाम में जो बहुत पूछा गया डेफिनेशन कि किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, चलिए इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अगर हम विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान समझिएगा, ये डेफिनेशन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप पहले समझ लीजिए। देखिए, कहा गया है किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम अणु में, किसी कितने ग्राम अणु में, यानी कोई हमारा विलायक है, देखो विलायक के 1000 ग्राम अणु में, यानी जो विलायक हमारा होगा, आप जानते हैं कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का मोल किसमें होगा, कैपिटल डब्ल्यू। फिर विलायक का भार, यानी 1000 अणु में, कितने में, 1000 अणु में, यानी कोई शुद्ध विलायक के 1000 अणु में किसी वैद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, 1 ग्राम अणु घुला हो, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या उसे जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? सीधी सी बात है कि अगर हम विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, या मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल मतलब मोल हो गया, उन्नयन यानी कितनी वृद्धि हुई, स्थिरांक यानी केबी कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम अणु में, कितने ग्राम अणु में, 1000 ग्राम कह लो चाहे 1 किलोग्राम कह लो, क्या कह लो, 1 किलोग्राम अणु में, कौन है ये विलायक है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम अणु में या 1000 ग्राम अणु में किसी वैद्युत अनअपघट्य को कहा गया, क्योंकि अपघट्य होगा तो उसमें धारा प्रवाह हो जाएगा, वो जो है उसमें जो है आयनित हो जाएगा, तो आयन वाला नहीं लेना है ना। तो किसी वैद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु अगर घुला होता है तो उसे हम विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यानी किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम विलायक में किसी वैद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो तो उसे हम जो है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए, जो विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो फार्मूला बताया जाता है, इसको हम लिखते हैं m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे, ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू गुणे डेल्टा टीबी, ये बॉइलिंग पॉइंट है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये फार्मूला जो है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक में दिखाया जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। जहां अगर हम बात करें, जहां स्मॉल डब्ल्यू की बात करें, विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा यानी कितनी मात्रा विलय की है। कैपिटल डब्ल्यू की बात करें, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा हो जाएगी। और अगर हम केबी की बात करें तो ये होगा विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। और इसमें डेल्टा
टीबी की अगर हम बात करें, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, ये जो डेल्टा टीबी है, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है, केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। एक चीज इसमें स्मॉल एम दिख रहा है, ये विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार, यानी जो विलय हमने डाला है उसका अणुभार कितना है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो है m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणे डेल्टा टीबी, ये हमारा विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक में संबंध को दर्शाता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर और डिटेल से जानना हो तो हमने आपको बताए थे कि डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो देखिए जो डेल्टा टीबी, इसको आप समझ लीजिए, समझने के लिए है। डेल्टा टीबी जो होता है समानुपाती m होता है। m क्या है, m मोललता है। m क्या है, मोललता। इसको जाने रहेगा, जहां m बराबर मोललता है, मोललता। इतनी बात समझ में आई। और ध्यान सुनिए, अब ये डेल्टा टीबी जो आपका है समानुपाती हटाओगे तो अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए बता रहे हो तो एक कांस्टेंट के लाओगे और बॉइलिंग पॉइंट का है तो केबी हो जाएगा और गुणे ये मोललता हो जाएगी। और मोललता बराबर आपको पता है, मोललता बराबर आपको पता है W बाई M गुणे कैपिटल W, यही तो होता है, और वो भी किलोग्राम में। यही तो फार्मूला आपको मोललता बराबर पता है। अब इस मोललता को, यानी ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m है मोललता, इसको उठा के इस पे रख देंगे। तो जब इस पे रखेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा डेल्टा टीबी बराबर, ये केबी तो है ही है ऑलरेडी, और चूंकि यहाँ पे ये ग्राम में नहीं होगा, ये किलोग्राम में होगा और ये ग्राम में होगा, तो ये केबी है गुणे, देखो ये स्मॉल w ऊपर जाएगा, इतना तो पता है। और ध्यान सुनिए, बटे में ये m आ जाएगा और गुणे कैपिटल W। तो भाई मान लीजिए ग्राम में है ऑलरेडी, पहले से ग्राम में ये भी है तो ये भी ग्राम में होगा, तो ये जब किलोग्राम में होगा तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे। तो जब यहाँ पे 1000 रखेंगे बटा 1000, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा 1000 गुणे केबी और गुणे स्मॉल w बटे m गुणे कैपिटल W। अब ये जो है ये किलोग्राम में आएगा, यहाँ पे किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में होता है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये फार्मूला जो आपका है, यही फार्मूला आपका हमने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे हमने ये डेल्टा टीबी जो है यहाँ कर दिया है और ये उठा के यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से ये विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला आपको मिलता है, कहीं अलग से नहीं आया है। ये आपकी मोललता है। मोललता के बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए विलयन नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको अभी तक का हमने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आपको 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट सब आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पूरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये मोललता है। तो मोललता यानी अगर देखा जाए तो ये डेल्टा टीबी क्या है, उन्नयन स्थिरांक है। तो उन्नयन स्थिरांक जो समानुपाती होता है वो मोललता के होता है। और अब ये चूंकि कांस्टेंट, समानुपाती हटाओगे कांस्टेंट रखोगे, तो अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट्स की बात ही कर रहे हो तो यहाँ केबी लगा दिया जाएगा। और ये जहां केबी क्या है, केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसकी अगर हम इकाई की बात करें, मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई कभी कभी पूछा गया है, यानी केबी की इकाई क्या होती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई के बारे में पूछा गया है, इसको जाने रहे। एक तो होता है केल्विन प्रति मोललता, एक केल्विन प्रति मोललता होता है, अथवा आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, इसे भी
कहा जाता है, तो दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा। केल्विन प्रति मोलरता, देखो केल्विन आप जानते हैं डेल्टा टीबी की वैल्यू केल्विन में होती है और मोलरता ये हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं, या केल्विन यहां से आप ले लीजिए और किलोग्राम प्रति मोल, किलोग्राम प्रति मोल जो होता है वो मोलरता ही होती है। तो इन दोनों इकाई जो है ये जो है केबी के लिए यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। उन्नयन स्थान से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम जो है देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है मोलर उन्नयन स्थिरांक का, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में। दिया गया ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी 12 ग्राम ग्लूकोज जो है जलीय विलयन में 100 ग्राम जल में घुला है। किसमें घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है। इसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका जो क्वथनांक है 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना है। ठीक है, चलिए हमें देख क्या रखा है, फार्मूला तो आपको पता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के भी आपको ज्ञात करना है। आप m बराबर हमने आपको फार्मूला बताया है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w बटे ये हो जाएगा कैपिटल W और गुणे डेल्टा टीबी। ये हमने आपको फार्मूला बताया है मोलर उन्नयन स्थिरांक के संबंध में। अब इसमें क्या क्या दिया गया है पहले नोट कर लो। पहले हमें दिया गया है स्मॉल w विलय, विलय जो है 12 ग्राम घुला है और कैपिटल W कितने में घुला गया है, 100 ग्राम जल में घुला गया है। ठीक, और क्या दिया गया, क्वथनांक, और शुद्ध जल का 100 होता है, तो डेल्टा टीबी यहां से हम निकाल लेते हैं। 100.34 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, तो जब 100 घटाएंगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यानी डेल्टा टीबी जो है इतना हुआ है। हमें निकालना क्या है, केबी निकालना है। चलो केबी निकाल लेंगे। कैपिटल W हो गया, स्मॉल w हो गया, यम विलय का अणुभार, वैसे ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज से हम निकाल सकते हैं, ना निकाले फिलहाल दे रखा है 180। तो जब 180 दे रखा है तो हमें तामझाम करने की क्या जरूरत है, चलो इसको हम रख देते हैं। और केबी, देखो हमें यहाँ से केबी निकालना है, तो केबी बराबर जब फार्मूला बनाएंगे तो ये इनके साथ जाएगा, तो इनके साथ जो होंगे नीचे आएंगे, तो कुल मिला के ये सब ऊपर जाएगा, यम हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा और डेल्टा टीबी ऊपर चला जाएगा। अरे ये सब ऊपर जाएंगे, इनके साथ वाले नीचे आएंगे, 1000 और गुणे स्मॉल w नीचे आ जाएगा। चलो फार्मूले पे रख देते हैं सबको। यम की वैल्यू जो है 180 है, गुणे कैपिटल W 100 है, गुणे डेल्टा टीबी अभी अभी निकाले हैं 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका डेल्टा टीबी बटा 1000 तो है ही है, ये स्मॉल w दे रखा है 12 ग्राम। ठीक, एक काम करते हैं, दशमलव पहले हटा लेते हैं, 2 अंक का है, चलो 2 अंक और बढ़ा लेते हैं 0, ये बराबर हो गया। इसमें देखो 0 कट रहा है, एक यहां से यहां कट रहा है, 2 0 यहां से यहां कट गया। ठीक, बचा आपका क्या, ऊपर बचा 18 और गुणे 34, दशमलव हमने हटा दिया है यहां से, और इधर हो गया 12 और ये डबल 0 आ गया, इतना आ गया। ठीक, इसमें कटने लायक है, 2 से काट दो, 2 9 18 और 2 6 12। ठीक, ये कट गया यहां से, 2 से और कटेगा, 2 1 9 2, 2 7 14, 17 दूना 34, ये 2 से कट गया, 2 3 6 और ये 300 आ जाएगा। ठीक, चलो अभी 3 से कटेगा, चलो 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 1 9 3, ये आ जाएगा। और काटोगे, अरे ज्यादा काटो नहीं भाई, ये आपका केबी बराबर आ जाएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो है 100 से आप 51 में भाग दे दीजिए, 100 से 51 में 0 लगाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, इतना आएगा, 5 बार ले जाओगे 500 हो जाएगा, 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, उसके बाद 1 बार ले जाओगे 100 आ जाएगा। तो ये आपका जो मिलेगा केबी बराबर 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मोल इनवर्स लिख दीजिए, प्रति मोल हो जाएगा। यानी केबी की जो इकाई है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, हमने आपको बताया थे।
तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया गया है आराम से नोट कर लो। यहां अगर आप समझ गए तो कभी भी गलती नहीं करोगे। भाई ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में ग्लूकोज को जल में घोला गया है, जलीय विलयन बनाया गया, तो कितना डाला गया ग्लूकोज? 12 ग्राम। अब कितना जल है? 100 ग्राम। यानी स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू का काम हो गया। अब ग्लूकोज घोल रहे हो तो इसका अणुभार चाहिए हमें, यम बराबर 180 निकाल लीजिए, और चाहे यहाँ दे रखा है, ठीक। और कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन, जब घोल के विलयन बना दिए तो उन्नयन हो गया। कितना हो गया? 100.34 डिग्री सेल्सियस का, 100 से ज्यादा हो गया। जबकि जल का शुद्ध जल जो होता है 100 पे दे रखा है ना, उबल रहा है, तो दोनों घटाएंगे डेल्टा टी भी मिल जाएगा। हमें के भी निकालना है, तो के भी बराबर इसी फार्मूले में के भी सीधा कर लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। इस पर सारी वैल्यू रख दीजिए और आराम से दशमलव हटा के काट दीजिए, काट करके जो भी बचे उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। ये जो उन्नयन अभी बताया है इसका अवनमन भी बताना है, मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन क्या होते हैं, अवनमन स्थिरांक क्या होते हैं, सारी बातें हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में।